नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आई क्लासेज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो अपना टेस्ट सीरीज जो मंडे से शुरू हो रही है, उसके पहले टेस्ट की मैं कुछ एक क्लास लेके आया हूं एज ए डेमो के तौर पे। ये क्लास लेने का माध्यम ये है कि आपको ये बताना कि हर टेस्ट के बाद में जो हमारा वीडियो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो उसी के लिए एज ए डेमो के लिए मैं ये क्लास आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आज की जो क्लास है ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी वो लाइव रहेगी। इस चैप्टर से संबंधित भी जितने भी और क्वेश्चन हैं जो टेस्ट पेपर में आएंगे वो लाइव करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज अपन। जो पहला अपना टेस्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर से, क्योंकि अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो अपना जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? जियोमॉर्फोलॉजी बुक से है। सबसे पहले अपन जियोमॉर्फोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद में क्लाइमेट ज्योग्राफी पे आएंगे, उसके बाद में ओशियनोग्राफी पे आएंगे, और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर के जो टॉपिक हैं, थॉट के जो टॉपिक हैं, पॉपुलेशन के जो एक दो टॉपिक है, इस हिसाब से अपना शेड्यूल आपके पास भेज दिया जाएगा या टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी का अपना पहला जो टेस्ट है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या जो संभावित क्वेश्चन है उनके ऊपर बेस्ड टेस्ट अपना रहेगा। ठीक है, तो अपन किस हिसाब से उस टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन करते हैं उसके लिए एक ये डेमो क्लास है। दोस्तों, जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन किन तत्वों की प्रचुरता है। क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है नीफे, नीफे में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता है, या नीफे परत का जो निर्माण हुआ है वो किन किन तत्वों से हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको अपन इंग्लिश में जैसे ही लिखते हैं तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। नीफे, Ni का मतलब क्या होगा दोस्तों? निकिल होगा, और फेरस का मतलब होगा लोहा। फेरस का मतलब होगा लोहा। अब जिस ऑप्शन में आपको निकिल और लोहा मिल रहा है या निकिल या फेरस मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको कहां मिल रही है? ये चीज मिल रही है आपको फोर्थ ऑप्शन में। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है इसको अपन इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए तो दोस्तों, एडवर्ड स्वेस एक विद्वान थे। एडवर्ड स्वेस महोदय एक विद्वान थे। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया था। 3 परतों में विभाजित किया था। उनकी पहली परत कौन सी थी? उनकी पहली और सबसे बाहरी परत थी सियाल, दूसरी परत थी सीमा, और तीसरी परत थी जो आपका क्वेश्चन आया है नीफे। तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक भागों को 3 परतों में विभाजित किया है। इनके विभाजन का जो आधार है वो घनत्व रहा है या भूकंपीय तरंगों का व्यवहार रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करें सियाल की। सियाल की जो सबसे बाहरी परत है उसमें देखा जाए तो उसमें Si से सिलिका हो जाएगा और Al से एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो सबसे जो बाहरी परत सियाल है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है। दूसरी परत कौन सी है दोस्तों? दूसरी परत है सीमा। दूसरी परत कौन सी है? सीमा। अब सीमा क्या है? SiMa। SI का
वही सिलिका हो जाएगा और Ma का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम। तो जो दूसरी परत है या मध्यवर्ती परत है पृथ्वी की, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। तीसरी परत कौन सी है? तीसरी परत है दोस्तों नीफे, और नीफे में निकिल और फेरस की अधिकता होती है। ये जो विभाजन दिया गया था ये एडवर्ड स्वेस के द्वारा दिया गया था। तो इस आधार के ऊपर अपना जो पहला आंसर होगा वो होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ। क्लियर है यहां तक? अब इस हिसाब से इसके आसपास इस तरीके के और क्वेश्चन बन सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि सियाल में किन तत्वों की प्रधानता है या सीमा में कौन से तत्वों की प्रधानता है। क्लियर है? अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। देखो, एक तरफ क्या दिए हुए हैं? एक तरफ सूची फर्स्ट दी हुई है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दी हुई है। अब पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। एक तरफ आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, तत्व दिए गए हैं, और दूसरी तरफ आपको क्या दी गई है? डेंसिटी दी गई है। मतलब इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कौन से तत्व की कितनी डेंसिटी होती है। तो देखते हैं अपन, जो समुद्री जल है दोस्तों, उसका जो घनत्व होता है वो होता है 1.03। ठीक है। उसके बाद में महासागरीय पटल की डेंसिटी जो होती है वो होती है 2.9। अपन ने जब डेंसिटी के ऊपर अपन चर्चा की थी तब अपन ने ये देखा था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, उसकी डेंसिटी 2.7 होती है। कुछ जगह आपको 2.8 मिलेगी, जबकि महासागरीय पटल या महासागरीय क्रस्ट की डेंसिटी 2.9 या 3.0 होती है। ये अपन ने देखा था। उसके बाद में अगर महाद्वीपीय पटल की डेंसिटी पूछी जा रही है तो यहाँ क्या हो जाएगी? 2.8। और महाद्वीपीय सीमांत की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2.4। तो इसका आंसर किस हिसाब से बन रहा है? समुद्र जल पहला 2, फिर महासागरीय पटल, फिर 4, फिर महाद्वीपीय पटल 2.8, 3 और महाद्वीपीय सीमांत 2.4। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1। तो इसका जो आंसर थर्ड है वो सही हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं दोस्तों कि जो डेंसिटी है वो होती क्या है, घनत्व होता क्या है। घनत्व होता है दोस्तों द्रव्यमान बटा आयतन। इसको क्या कहा जाता है? इसको घनत्व कहा जाता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि डेंसिटी को हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दर्शाया जाता है। अगर डेंसिटी की बात करें तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 है। उसके बाद में जैसे जैसे नीचे जाते हैं कोर की डेंसिटी 13 हो जाती है। अगर इस आधार पे देखा जाए तो पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है, एवरेज जो घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो घनत्व क्या है? घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है। पृथ्वी की ऊपरी परतों का घनत्व कम होता है। यहां दो चीजों का ध्यान रखना है। जो महासागरीय क्रस्ट होता है, महाद्वीपीय जो क्रस्ट होता है उसकी डेंसिटी 2.7 होगी और महासागरीय जो क्रस्ट की डेंसिटी होगी वो 2.9 या 3.0 होगा। अगर महाद्वीपीय क्रस्ट की बात की जाए तो महाद्वीपीय क्रस्ट दोस्तों किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है, जबकि महासागरीय क्रस्ट बेसाल्ट का बना होता है।
तो यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट की डेंसिटी कितनी होती है और बेसाल्ट की डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, सूची 1 है और सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। यह क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक तरफ परिकल्पनाएं दी हुई है, ये सारी की सारी परिकल्पनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति के निर्माण से संबंधित है और दूसरी तरफ इनको परिकल्पनाओं के प्रतिपादक दिए गए हैं। दूसरी तरफ परिकल्पनाओं के प्रतिपादक दिए गए हैं। तो अपने को देखना है कि किस परिकल्पना को किस प्रतिपादक ने दिया था। बताओ इसका आंसर। देखो इसका जो आंसर क्या होगा, ज्वारीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई थी। पहली चीज क्लियर है। द्वितारक परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? रसेल के द्वारा दी गई थी। नव तारा जो परिकल्पना है वो होयल और लिटिलिटन द्वारा दी गई थी। होयल व लिटिलिटन के द्वारा दी गई थी और सेफिड परिकल्पना बनर्जी द्वारा दी गई थी। तो आंसर क्या हो रहा है? आंसर इसमें हो रहा है जेम्स जीन्स नंबर 2, फिर नंबर 1 रसेल, फिर नव तारा नंबर 4 और फिर 3। तो क्या आंसर हो रहा है? 2 1 4 3। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो ज्वारीय परिकल्पना है वह क्या होती है, द्वितारक परिकल्पना क्या होती है। ये सारी की सारी परिकल्पनाएं पृथ्वी के निर्माण से संबंधित है। पृथ्वी के निर्माण से संबंधित 2 प्रकार की परिकल्पनाएं दी गई थी, एक तो द्वैतवादी और एक अद्वैतवादी। एक परिकल्पनाएं दी गई थी द्वैतवादी और दूसरी परिकल्पनाएं दी गई थी अद्वैतवादी। दूसरी परिकल्पनाएं दी गई थी द्वैतवादी और एक आया था आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत पृथ्वी की निर्माण से संबंधित दिए गए थे। अद्वैतवादी जो थे वो पृथ्वी का निर्माण एक तारे से मानते थे। पृथ्वी का निर्माण एक तारे से मानते थे, जबकि द्वैतवादी पृथ्वी के निर्माण में या पृथ्वी के निर्माण के योगदान में 2 तारों को जिम्मेदार मानते थे। तो इस वजह से इसे द्वैतारक सिद्धांत भी कहा जाता है। आधुनिक सिद्धांत है वो बिग बैंग का सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत है। यहां तक क्लियर है। यहां अगर बात करें ज्वारीय परिकल्पना की, बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, बाकी इसके डिटेल से जो वीडियो है वो अपने एप्लीकेशन के ऊपर पड़े हैं। पृथ्वी के निर्माण की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो अपना जो एप्लीकेशन है आई क्लासेज, उसके ऊपर जाकर के आप फ्री कंटेंट में है देख सकते हो। देखो यहां बात किसकी करते हैं? बात करते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना। पहली बात तो ये अपन देख ही चुके हैं कि जो ज्वारीय परिकल्पना है वो जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई थी और बाद में इस परिकल्पना में संशोधन किया गया था।
बाद में इस परिकल्पना में संशोधन किया गया था। संशोधन किया गया था दोस्तों जेफरीज द्वारा। इस वजह से इस परिकल्पना को जेम्स जीन्स और जेफरीज की संयुक्त परिकल्पना कहा जाता है। क्लियर है? अब इस परिकल्पना में क्या बताया था कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो सूर्य, पृथ्वी का जो निर्माण है वो सूर्य और एक साथी तारे से हुआ था। एक साथी तारे से हुआ था। अब ये जब साथी तारा घूमता हुआ जब सूर्य के पास आया, जब सूर्य के पास आया तो साथी तारे की ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य से एक पदार्थ बाहर निकला। साथी तारे के कारण या ज्वारीय शक्ति के कारण धीरे 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 कुछ पदार्थ बाहर निकला। जब ये इसके एकदम निकट आया तो ये पदार्थ पूरी तरीके से बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही ये पदार्थ सूर्य से टूट करके अलग हुआ, ये साथी तारा आगे बढ़ चुका था। मतलब ये साथी तारा आगे बढ़ चुका था और अब इसका जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है वो इस पदार्थ के ऊपर नहीं रहा। लेकिन पदार्थ सूर्य से अलग भी हो चुका था। इस वजह से क्या किया, इस पदार्थ ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और बाद में धीरे 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 इसके टुकड़े हुए और इसके तापमान में कमी आई और घनीभूत होकर के ग्रह और उपग्रह बने। क्लियर है? बाकी डिटेल से तो यहां बात नहीं करेंगे। इतना ही ध्यान रखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और साथी तारे के कारण हुई है। सूर्य जब साथी तारा उसके पास आया तो क्या हुआ, ये अपने आकर्षण शक्ति के कारण से सूर्य के अंदर से कुछ पदार्थ निकाला। लेकिन जैसे ही पदार्थ सूर्य से अलग हुआ, साथी तारा आगे बढ़ चुका था और इतनी दूर जा चुका था कि अब उस पदार्थ के ऊपर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने काम नहीं किया। इस वजह से यह पदार्थ चारों तरफ सूर्य की ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे 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 अलग अलग प्रक्रियाओं से ये अलग अलग भागों में टूटा, ठंडा हुआ, घनीभूत हुआ और ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। उम्मीद है कि ये आपको परिकल्पना समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्वितारक सिद्धांत की। अब जेम्स जीन्स की इस परिकल्पना में एक समस्या रह गई थी कि ग्रहों और सूर्य के बीच की दूरी की, और उसी समस्या के समाधान के लिए रसेल ने क्या कहा, रसेल ने यह कहा कि ग्रहों का निर्माण एक तारे से नहीं बल्कि दो तारों से हुआ है। और रसेल ने सूर्य और साथी तारे के बीच में एक तारा और ऐड कर दिया। सेम यही प्रोसेस बताई और रसेल ने यह बताया कि अब जो पदार्थ निकला था वो साथी तारे से निकला था। अब जो पदार्थ निकला था वो साथी तारे से निकला था। बाद में ये तारा भी क्या हुआ, आगे बढ़ गया और ये जो पदार्थ है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। खैर ये सिद्धांत थे अपने ज्वारीय और द्वितारक। तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है डिसकंटिन्यूटी से संबंधित। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है दोस्तों, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर हम अपना एक सेपरेट वीडियो पड़ा है, क्लासेज में भी एक सेपरेट वीडियो पड़ा है 30-35 मिनट का। उसमें यह समझाया गया है कि डिसकंटिन्यूटी होती क्या है, असंबद्धता होती क्या है। अभी भी बात करेंगे अपन। अब देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाई जाती है,
किसके मध्य पाई जाती है। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2015 में आया हुआ है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं अपने को, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, मेंटल तथा क्रोड, परपटी और मेंटल, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। इसके आंसर के ऊपर जाने से पहले अपन डिसकंटिन्यूटी की पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद में डिसकंटिन्यूटी से संबंधित सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। देखो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन निकल करके आ रही है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कंटिन्यू चल रही है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कंटिन्यू चल रही है लेकिन किसी कारण से उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाए, उसको अपन डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में डिसकंटिन्यूटी वर्ड की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि जब जो भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है और उनमें किसी क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न हो तो उस क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र या डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र बोल दिया जाता है। तो डिसकंटिन्यूटी एक संक्रमण क्षेत्र भी होता है जो दो परतों को अलग करता है या दो अलग अलग घनत्व वाली परतों को अलग करता है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं कहां कौन सी डिसकंटिन्यूटी अपने को मिलती है। देखो ये क्या है दोस्तों, ये है महाद्वीपीय क्रस्ट। ये क्या है, महाद्वीपीय क्रस्ट। और थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था कि महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, उसकी डेंसिटी होती है 2.7। थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था। और डेंसिटी को किस में लिखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। उसके बाद में बात करें तो ये कौन सा है, ये है दोस्तों महासागरीय क्रस्ट। ये कौन सा है, ये है महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट। क्लियर है। और इसकी डेंसिटी कितनी थी, 2.9। अब देखो ये महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट में डेंसिटी का जहां डिफरेंस है वही क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। जब पी तरंग इसमें चलती है तो उसकी गति होती है कम, लेकिन जैसे ही यहां पहुंचती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अपन ने ये पढ़ा था पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाले चैप्टर में कि जो पी वेव है वो तीनों माध्यम में चलती है, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन ठोस भाग में पी वेव की गति सबसे ज्यादा होती है और इस वजह से क्या होगा कि जैसे ही इसको ठोस भाग मिला, जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी वो उतना ही ज्यादा ठोस, तो जैसे ही उसको ठोस भाग मिला तो उसकी गति में अचानक परिवर्तन हो जाता है और ये अचानक परिवर्तन ही क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है। और इस डिसकंटिन्यूटी की खोज किसने की थी, इस डिसकंटिन्यूटी की खोज किसने की थी, ये खोज की थी कोनराड ने। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोनराड असंबद्धता। तो पहली असंबद्धता अपने सामने निकल करके आई है। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो कोनराड असंबद्धता है या जो कोनराड डिसकंटिन्यूटी है ये किन किन के मध्य है, तो आप बता सकते हो कि ये महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में है। ठीक है। और इस पूरे भाग को अपन क्या बोलेंगे, इस पूरे भाग को अपन बोल देंगे क्रस्ट। और क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो एवरेज 30 किलोमीटर होती है। क्लियर है। फिर क्या होता है, 30 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक वाला भाग क्या होता है, मेंटल होता है। क्या होता है,
मेंटल होता है। और मेंटल को भी भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। और ये इसको क्या बोलेंगे, पहले वाले भाग को बोलेंगे दोस्तों दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। अब देखो ये दुर्बलता मंडल क्या है, इसी दुर्बलता मंडल को बोलेंगे अपन एस्थेनोस्फेयर। ध्यान देना ये बहुत सारे क्वेश्चनों का समाधान हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एस्थेनोस्फेयर, जबकि ऊपर वाले भागों को क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर। यहां यह भी ध्यान रखना कि एस्थेनोस्फेयर द्रव अवस्था में होता है या कुछ कमजोर होता है या प्लास्टिक अवस्था जैसा होता है, जबकि लिथोस्फेयर ठोस होता है। ठीक है, अब देखो यहां की जो चट्टानें हैं, यहां की जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। तो पिघली हुई अवस्था में रहने के कारण यहां की चट्टानें होती हैं कमजोर, और कमजोर होने की वजह से ही इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल बोल दिया जाता है। क्लियर है। अब दूसरी बात, जैसे ही भूकंपीय तरंगें यहां पहुंचती है, महासागरीय क्रस्ट से जैसे ही एस्थेनोस्फेयर में पहुंचती है, तो उनकी जो गति है वो हो जाती है बहुत कम। अब गति कम क्यों हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी कि पी वेव ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चलती हैं, लेकिन ठोस में गति सबसे ज्यादा और द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम। तो ठोस भाग से जैसे ही द्रव में आती है तो उसके जो कंटिन्यूअस जो चल रही थे उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, और व्यवधान उत्पन्न होते ही यहां किसका निर्माण हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी का निर्माण हो जाता है। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, इसकी खोज की थी मोहोरोविक ने, जो एक रूसी वैज्ञानिक थे। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोहो असंबद्धता। इसको क्या कहा जाएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। फिर नीचे चलते हैं, फिर इसका विभाजन किया जाता है 700 किलोमीटर तक। फिर इसका विभाजन किया जाता है 700 किलोमीटर तक। अब देखो वैसे तो मेंटल को 2 ही भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल। अब 30 किलोमीटर से लेकर के ये वाला भाग ऊपरी मेंटल होता है, जबकि 700 से 2900 वाला भाग निचला मेंटल होता है। और इन दोनों मेंटल में डेंसिटी का फर्क होता है, और डेंसिटी का फर्क कहां होता है, इस वाले भाग में होता है, इस वाले भाग में होता है। और इस वाले भाग में होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेपिटी असंबद्धता। इसको कहा जाता है रेपिटी संबद्धता या रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक वाला जो भाग है वो क्या होता है, वो कोर होता है। उसको क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। और कोर को भी दोस्तों भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक आउटर कोर मतलब बाहरी कोर, और दूसरा इनर कोर मतलब आंतरिक कोर। और यहां तक क्या है, 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक क्या है, आउटर कोर है। और आउटर कोर है वो भी अत्यधिक तापमान के कारण कुछ प्लास्टिक जैसी अवस्था में होता है। इस वजह से
यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है और एक डिसकंटिन्यूटी का जन्म होता है और उस डिसकंटिन्यूटी को बोल दिया जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता और इसी को ही बोला जाता है विचर्ट असंबद्धता। क्लियर है। फिर आउटर कोर, इनर कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के मध्य भी एक डिसकंटिन्यूटी होती है, उस डिसकंटिन्यूटी को बोला जाता है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन असंबद्धता। तो ये सारी की सारी असंबद्धताएं अपने सामने आ गई है। अब इस असंबद्धताओं से या इस डायग्राम से आपको डिसकंटिन्यूटी वाले सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे आराम से। अब देखो वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहां क्या पूछा गया है, गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग किन किन के बीच में है, निचला मेंटल और बाहरी कोर। देखो कहां है इसका, देखो पहला है ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। तो ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड में तो कौन सी है, लेहमैन असंबद्धता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर मेंटल और क्रोड, ये सही लग रहा है क्योंकि ये मेंटल है और ये कोर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। और देख लेते हैं परपटी और मेंटल। परपटी क्रस्ट को बोला जाता है, तो इसके और इसके बीच में क्या है, मोह असंबद्धता है या मोह डिसकंटिन्यूटी है, तो ये भी गलत हो गया। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल रेपिटी असंबद्धता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। यहां ये भी ध्यान रखना कि आपको ऑप्शन ये भी दे सकता है कि निचला मेंटल और बाहरी कोर, तब भी यही आएगा। यहां भी क्या दे सकता है, महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। तो किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को दिया जा सकता है। आपके जब ये सीक्वेंस और ये डायग्राम अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अलग हो रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके भी ऐसे क्वेश्चन को आराम से याद किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद में स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे दूंगा कुछ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी करवाया है। देखो मोहरो विविक असंबद्धता निम्नलिखित में से किन के बीच में सीमा का निर्माण करता है। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यूजीसी नेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसके मध्य है। अब देखो इसके आंसर मत देखना, अपन चलते हैं अपने डायग्राम पे। ये क्या है, मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता की खोज ही मोहोरोविकिक जो एक रूसी भूगोलवेता थे उन्होंने की थी, तो उसी के नेम के आधार पर उसको मोह असंबद्धता कह दिया गया। अब मोह असंबद्धता किसके बीच में है, दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो निचला क्रस्ट और अपर मेंटल, और एक सीधा सीधा क्रस्ट और अपर मेंटल। देखते हैं ये ऑप्शन उसमें है क्या। देखो महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय पटल। अब इनके बीच में तो कौन सी डिस्कंटिन्यूटी थी, इनके बीच में तो कोनराड थी, इनके बीच में तो कोनराड थी। दुर्बलता मंडल और अस्थल मंडल, ये देखो दोस्तों यहां से ये क्वेश्चन बन रहा है। वापिस से अपन उसके ऊपर आ जाते हैं। इस भाग को क्या कहा गया था, दुर्बलता मंडल। इसको क्या कहा गया था, एस्टिनोस्फेयर या अस्थल मंडल या
स्थलमंडल। अब देखो इसको वापिस से, दुर्बलता मंडल और स्थलमंडल, तो यहां अपने को आंसर सही लग रहा है। या परपटी और ऊपरी परवार, या कोर और परवार, तो ये गलत हो रहा है। और यहां कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? परपटी और ऊपरी परवार भी यहां आंसर हो सकता है। तो इसके दोनों आंसर आपको सही लग रहे होंगे। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, यह बताने का तरीका यह था कि ऐसे क्वेश्चनों को चैलेंज किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है वो देखो, यह भी सही हो रहा है। सही कैसे हो रहा है? देखो, यहां दुर्बलता मंडल है और इसको, इस भाग को अपन क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर, इसको एस्टिनोस्फीयर। तो इनके बीच में भी तो मोह है, संबद्धता है। या क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के भी मध्य है। और इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब कई बार तो यह होता है कि इसको डिलीट मान लिया जाता है, कई बार होता है कि जो यूजीसी को मानना है या आरपीएससी को मानना है, मान सकता है। तो ये क्वेश्चन बताने का यही तरीका था कि अपन किसी भी क्वेश्चन को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के इजी नहीं कर रहे हैं। जो चीजें फैक्ट हैं उसी के ऊपर अपन बात करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर विद्यार्थियों को भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके दोनों आंसर सही हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही आया है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत आया है वही आया है। चलो करते हैं इसका आंसर। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संघटन परिकल्पना संशोधित रूप है। ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस का प्री का एग्जाम है और 2009 में आया हुआ है। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जवारीय परिकल्पना को संघटन परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता था। संघटन परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता था। फिर इसी परिकल्पना में संशोधित करके जेम्स जीन्स ने जवारीय परिकल्पना दी थी। लेकिन जवारीय परिकल्पना में भी जेफरीज ने क्या किया था, देखो देखते हैं। पहले परिकल्पना थी संघटन परिकल्पना। ये किससे संबंधित है? ये पृथ्वी की निर्माण से संबंधित है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। इस परिकल्पना में संशोधित कर दिया गया जवारीय परिकल्पना। जवारीय परिकल्पना, और ये दी थी जेम्स जीन्स ने। और जवारीय परिकल्पना में बाद में संशोधित किया था जेफरीज ने, लेकिन नाम नहीं बदला। लेकिन नाम नहीं बदला। ठीक है, इस क्लास के बाद में मैं आप लोगों से बहुत सारे सुझाव लूंगा और उम्मीद है कि आप मेरे को सही सुझाव देंगे। अब सुझाव क्या लूंगा वो अपन लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अधिभौम जल। अधिभौम जल निम्न में से किन के बीच होता है? और ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट जून 2015 का। अधिभौम जल कौन सा क्षेत्र होता है? देखो, ऊपरी ऊपर क्या होता है? भूपटल होता है। ऊपरी ऊपर क्या होता है? भूपटल होता है। ये इसको बोलेंगे अपन भूपटल। और भूपटल से जो जल रिस करके जाता है कहाँ? नीचे। और जहां जल एकत्रित होता है उसको क्या बोला जाता है?
इसको बोला जाता है संतृप्त मंडल, संतृप्त मंडल, या इसको बोला जाता है आंतरिक जल मंडल, आंतरिक मंडल। अब इससे ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों, इससे ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है असंतृप्त मंडल, असंतृप्त मंडल, क्योंकि यहां पानी की कुछ कमी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ? इसका आंसर होगा भूतल और भौम जल स्तर, भूतल और भौम जल स्तर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भूतल और संतृप्त मंडल को यहां भौम जल स्तर भी कहा जाता है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, भौम जल स्तर भी कहा जाता है, जबकि असंतृप्त मंडल को अधिभौम कहा जाता है, अधिभौम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूतल, ऊपर वाला भूपटल और नीचे वाला भौमजल, इन दोनों के बीच में का जो क्षेत्र होगा वो असंतृप्त मंडल होगा। यहां एक चीज का ध्यान रखना, इस मंडल से ही जल रिसकर नीचे जाता है, इस मंडल से ही जल रिसकर भौम जल स्तर तक जाता है, भौम जल स्तर तक पहुंचता है। क्लियर है? अब मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कॉनराड विच्छिन्नता। सेम वही क्वेश्चन है जो अपन पहले सोल्व कर चुके हैं। दूसरा क्या है? कॉनराड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? और मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं। दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ। देखो, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल तो यहां खारिज हो जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों की बात की जाए तो क्रम यह रहेगा सियाल, सीमा और निफे। तो सीमा और निफे ये भी गलत हो जाता है। एक तो यहां बैठ रहा है सियाल और सीमा, और कोर वैसे ही गलत हो रहा है। अब यहां बहुत ज्यादा दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब देखो क्या होता है, अब इसको समझते हैं। अपन ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था। सबसे बाहरी परत सियाल, फिर सीमा और फिर निफे। फिर कौन सी थी? निफे। अब यह सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड स्वेस के द्वारा दिया गया था। एडवर्ड स्वेस के इसी सिद्धांत को मॉडिफाई करके मॉडर्न थ्योरी दी गई थी, और उसी को ही बोल दिया गया था क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब देखो, आधुनिक सिद्धांत में क्या किया गया था? क्रस्ट में ही दोनों को शामिल कर लिया गया था, क्रस्ट को ही दोनों में शामिल कर लिया गया था। और इसको तो क्या बोल दिया गया? इसको तो बोल दिया गया महासागरीय क्रस्ट। इसको तो क्या बोल दिया गया? महासागरीय क्रस्ट। अब महासागरीय क्रस्ट क्यों बोल दिया गया? क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टानों से बना था। ये बेसाल्ट चट्टानों से बना था, जिसकी डेंसिटी कितनी थी? 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि
इसको क्या बोल दिया गया था? इसको बोल दिया गया था महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट जिसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी। और इसके साथ ही अपना क्वेश्चन बैठ जाता है। अब देखो, वैसे देखा जाए अगर रट्टा मारा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधा सीधा रट्टा मार लोगे आप। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर अपन समझें और अगर एक बार समझ गए तो डिसकंटिन्यूटी से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और ये चीज यहां लग भी रही है कि किसी भी तरीके से अपन देख सकते हैं, एज ए मैथमेटिक की तरह भी अपन देख सकते हैं इसको। यही ज्योग्राफी है। बस बात यह है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, उसको समझ कैसे रहे हैं, या सामने समझाने वाला कैसा है, या जो समझाया जा रहा है वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें होती हैं। तो देखो, अब जो सियाल सीमा निफे है, इसी को ही तोड़ मरोड़ करके आधुनिक सिद्धांत दिया गया था क्रस्ट मेंटल कोर, और क्रस्ट में ही शामिल कर लिया गया था सीमा को। तो क्रस्ट में जैसे ही सीमा को शामिल किया तो सियाल तो महाद्वीपीय क्रस्ट और ये महासागरीय क्रस्ट। और अपन ने पढ़ा था कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता है वो कौन सी असंबद्धता है? कोनार्ड असंबद्धता है। तो इस आधार के ऊपर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सियाल और सीमा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर का। यह क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 1990 का, 99 का। यह क्वेश्चन है 1999 का। ठीक है, करे बात इस पे। अब देखो, भूगर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखो, इसमें सही स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर तापमान औसतन 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। सही है। अपन ने पढ़ा था कि जैसे ही पृथ्वी के धरातल से अंदर की ओर जाते हैं तो 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इस आधार पे 100 मीटर के ऊपर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यह कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था ना, जब इनडायरेक्ट सोर्स में टेम्परेचर की बात कर रहे थे। तो इस हिसाब से अपन ने यह भी देखा था कि जो कोर है, जो केंद्र है 6300 किलोमीटर पर, इसके हिसाब से 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें कई अनुमान लगाए गए थे। खैर, सभी अनुमानों की बात नहीं करेंगे, लेकिन यह बात फैक्ट है कि जैसे ही पृथ्वी के धरातल से नीचे की ओर जाएंगे 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता होती है। देख लो, सबसे ऊपरी परत क्या है दोस्तों? सियाल, और SiC से सिलिका और A से एल्यूमिनियम। सीधा सीधा ही सही हो रहा है, सीधा सीधा ही सही हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भूक्रोड मतलब कोर का घनत्व 10 से 12 होता है। नहीं, कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 11 से 13 दिया हुआ होता है। यह भी थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला सा ही स्टेटमेंट है, क्योंकि 1-2 डिग्री का तो वैसे ही हर बुक में आपको अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। लेकिन यहां अपन फैक्ट बात करें या सविंदर सिंह के अकॉर्डिंग या NCERT के अकॉर्डिंग बात करें तो 11 से 13 उसकी डेंसिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। फिर भूगर्भ में भूकंपीय तरंगें समान वेग से चलती हैं। नहीं,
थोड़ी देर पहले ही तो अपन बात की थी, अगर समान वेग से चलती तो डिसकंटिन्यूटी नहीं बनती। जैसे क्रस्ट में तेज चल रही थी, लेकिन दुर्बलता मंडल आते ही उनकी गति क्या हो गई, कम हो गई, तो समान वेग से नहीं चलती है। और इनके स्टेटमेंट का ऑप्शन नीचे पीपीटी बनाने वाले ने ही नहीं दिया, तो अपन यहां क्या मान लेंगे कि इसके 1 और 2 जो स्टेटमेंट हैं, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, मेंटल के ऊपरी भाग, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी पलवन करती है, मतलब तैरती है, को कहा जाता है। बता दोगे क्या आइडिया से? देखो, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसको क्या कहा गया था, जिसको लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर या इसको ही कहा गया था स्थल मंडल, या इसको ही क्या कहा गया था, इसको ही कहा गया था क्रस्ट। और इसकी जो औसत मोटाई है वो क्या थी, 30 किलोमीटर। और इसके नीचे यहां तक क्या था, 2900 किलोमीटर तक दोस्तों क्या था, मेंटल, मेंटल था। और मेंटल को भी अपन ने भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था, तो यहां 200 किलोमीटर। और 200 किलोमीटर वाला ये जो भाग है ये क्या था, ये था एस्थिनोस्फीयर। ये क्या था, एस्थिनोस्फीयर, या इसको बोल देते हैं दुर्बलता मंडल, या इसको बोल देते हैं दुर्बलता, एस्थिनोस्फीयर, या इसको बोल देते हैं दुर्बलता मंडल। और अपन ने थोड़ी देर पहले यही देखा था कि ये जो दुर्बलता मंडल है ये कैसा होता है, प्लास्टिक अवस्था में होता है, मतलब यहां की चट्टानें पिघली हुई होती हैं। तो पिघली हुई होती हैं तो ये ऊपर वाला भाग इसके ऊपर क्या करेगा, इसके ऊपर पलबन करेगा। पलबन का मतलब है इस तरीके से उछलता हुआ तैरना, पलवन कहलाता है, पलवन भी होता है ये। ठीक है, तो किसके ऊपर कर रहा है, दुर्बलता मंडल। अब देखते हैं इसमें है क्या, ये फोर्थ आंसर इसका पड़ा है, फोर्थ आंसर इसका पड़ा है। मेसोस्फीयर ये वाली परत होगी, मेसोस्फीयर ये वाली परत होगी। फिर नीचे वाली परत होगी सेंट्रोस्फीयर, ये वाली सेंट्रोस्फीयर। तो 4 परतों में विभाजन किया गया था। यह विभाजन जोली के द्वारा किया गया था दोस्तों। जोली ने पृथ्वी की आंतरिक परतों को 4 भागों में विभाजित किया था, लिथोस्फीयर, एस्थिनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किससे संबंधित हो जाएगा, जल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया फोर्थ एस्थिनोस्फीयर। क्लियर है? अब कुछ आपसे या आपके सुझाव हमारे लिए जो भी हैं वो आप दीजिएगा, और उस हिसाब से हम हमारी टेस्ट सीरीज का पूरा प्लान तैयार करेंगे। दोस्तों, प्लान इस हिसाब से रहेगा कि आप एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन हैं या जो पेपर हैं या जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसके थ्रू भी अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर सके। तो इसी के लिए सुझाव ये है कि एक तो सुझाव ये है कि वीक में, सप्ताह में या तो
3 या 4 दिन लाइव आकर के इसी हिसाब से क्वेश्चनों की सीरीज चलती रहे। पहला तो चीज ये है। दूसरी क्या है? दूसरी ये है, देखो पढ़ाया तो सभी सुझावों में ऐसे ही जाएगा, ये तो है तय बात। चाहे अपन रोज 10 क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन लेते ही तो अपन जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो पता ही नहीं वो कितने घंटे की क्लास जाएगी फिर वो, ठीक है ना। ये भी मैंने आज थोड़ा सा खींच के ही पढ़ाया, थोड़ा सा फास्टली पढ़ाया है। लाइट का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इन्वर्टर से इतनी लंबी चीजें चल नहीं सकती। तो ये एक रफली सा आपके लिए डेमो है कि इस तरीके से आपको करवाया जाएगा। तो पहला सुझाव तो रोज अपन 10 क्वेश्चन करवा सकते हैं। दूसरा सुझाव ये है कि वीक में अपन 2 टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं और उस टेस्ट के बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन इस तरीके से करवा सकते हैं। तो दोनों में जो भी आपको ठीक लगे, अगर इस तरीके से क्लास हुई तो शायद कोशिश करेंगे वीक में 4 क्लास तो ये मिल जाएगी, और 2 क्लास जो थ्योरी की हम डालेंगे वो क्लास डलेगी, एक तो मंडे को और एक फ्राइडे को, या और कोई दिन देख लेंगे, जो भी है वो फिक्स रहेगा। तो या तो इस तरीके से पढ़ा सकते हैं या टेस्ट पेपर के बाद में अपन पढ़ा सकते हैं। तो दोनों ही जो सुझाव है आप दे सकते हो। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर भी आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और टेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिसको भी कोई सुझाव है या इससे संबंधित किसी को बात करनी है या इसमें कुछ तौर तरीका चेंज करना है, तो आप ये मेरे नंबर हैं 8094610611 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने की ही, और उसमें भी वॉइस मैसेज करने की। वॉइस मैसेज करके आप छोड़ सकते हैं, आपकी हर एक बात सुनी जाएगी और हमारी तरफ से जो भी सुधार किया जा सकता है वो सुधार करेंगे, क्योंकि हमारा एक का दिमाग है। आप जितने सुझाव दोगे उनमें से बहुत सारे अच्छे सुझाव भी निकल करके आएंगे। तो अपनी टेस्ट सीरीज है ये आपके सुझावों के ऊपर ही बनाई जाएगी। तो जिस स्टूडेंट को भी जिस तरीके से सुझाव देना है, क्या इसमें चीज़ें ऐड करनी है या क्या हटानी है, उस हिसाब से अपन इस टेस्ट सीरीज को लेकर के आएंगे। टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए कि सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी यही कोशिश रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी को धन्यवाद।